नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण फेसबुक लाइव और मैं हूं अमृता आज आपके साथ। साथियों, आज के युग में आज का हमारा देश डिजिटाइजेशन में काफ़ी इम्प्रूव कर गया है और डिजिटल हो गया, डिजिटल क्रांति आई है एक तरह से कहा जाए तो। इससे सभी लोग ऑनलाइन हो गए हैं और उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट करना, शॉपिंग करना, मनी ट्रांजैक्शन करना, सारे काम शुरू कर दिए हैं। ऐसे में क्या है, टाइम की भी बचत है और दफ्तरों के भी चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। इंटरनेट के थ्रू जितने भी इलीगल काम किए जाते हैं सब साइबर क्राइम के तहत आते हैं, उनके अंतर्गत आते हैं ये सारे क्राइम्स। आप भी अगर ट्रोल हो रहे हैं, आपको भी अगर शिकायत है, आप भी अगर किसी भी धोखाधड़ी के शिकार हैं, आप ये सोच रहे हैं मुझे कहाँ शिकायत करनी है, तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे हमारे साइबर क्राइम के उप निरीक्षक उपेंद्र सिंह जी के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद आपका। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें सर के साथ और अपने स्पेशल अतिथि, स्पेशल गेस्ट के साथ। जी सर, अभी मैंने बात की पैंडेमिक टाइम में जब डिजिटल हो गया हमारा सब कुछ, हम सब कुछ ऑनलाइन करने लगे और उस टाइम कोविड की वजह से हम काफ़ी करीब आ गए थे तकनीक से। तो सर, जब हम कर रहे थे तो अपराधियों की भी कहीं ना कहीं निगाह होगी, नज़र होगी, तो अपराध में कितना इजाफा हुआ उस टाइम पे? देखिए, अगर कोविड के टाइम साइबर क्राइम से रिलेटेड अगर एस्पेक्ट से बात किया जाए तो जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कोविड में लॉकडाउन के टाइम बहुत सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन हुआ, उसका बहुत फ़ायदा भी हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो डिजिटलाइजेशन के टाइम साइबर अपराधियों ने जो लूप होल्स था, हमारी कमियों का उन्होंने फ़ायदा उठाया और उसमें बहुत अलग अलग तरीक़ों के साइबर अपराध देखने को मिले। जैसा कि आपने सुना भी होगा, कई जगह व्हाट्सएप के जरिए या फिर अखबारों के माध्यम से आपने पढ़ा होगा कि आपको एक पॉपअप विंडो पे नोटिफिकेशन आता था कि अगर आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करिए। तो उस तरह के उस टाइम इतने लोग पैनिक रहते थे कि एनी हाउ किसी तरह मैनेज करके उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होती थी या फिर इंजेक्शन की ज़रूरत होती थी। कई बार फेक वेबसाइट क्रिएट किए गए कि आपको अगर कोई एम्प्टी बेड की ज़रूरत है तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करके आप मीन्स बेड बुक कर सकते हैं। तो इस तरह के नंबर ऑफ़ केसेस हमारे पास उस दौरान आते थे। अगर पूरा होलसेल समराइज़ किया जाए तो जैसे लॉकडाउन के टाइम इंटरनेट की जो यूज़र्स थे, नंबर ऑफ़ यूज़र्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, स्मार्टफोन का भी इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ा। तो ड्यूरिंग द लॉक टाइम अगर देखा जाए, एनसीआरबी का डेटा उठाकर देखा है तो आई थिंक नियर अबाउट 3 टाइम्स जो है क्राइम जो है फोल्ड हुआ है। तो बहुत तेज़ी से क्राइम का, साइबर क्राइम का बहुत तेज़ी से बढ़ा था। सर, किस तरह के केसेस आए थे उस समय और आज किस तरह के केसेस आ रहे हैं? मतलब उनका आज के टाइम में क्या बदलता स्वरूप है केसेस का? देखिए, जो साइबर क्राइम होता है बहुत ही तेज़ी से अपना रूप बदलता है। जैसा कि मैंने बताया कि आप छोटा सा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो लॉकडाउन लगा था तो उस समय जो फ्रॉडस्टर मैसेज करते थे ऑक्सीजन के लिए या फिर आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मैसेज किया जाता था। लेकिन अब वो धीरे धीरे जो फ्रॉडस्टर ने अपना, जब लॉकडाउन सब कुछ नॉर्मल हो गया तो उसके बाद फिर से बैक टू वही केवाईसी के लिए मैसेज किया जाता है। अब आप देखते सुन सकते हो या फिर कई जगह आपके पास भी मैसेज आया होगा कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी आपको 9:30 बजे के बाद आपने पिछला भुगतान नहीं किया है। तो इस तरह के जो भी मीन्स एक तरह से देखा जाए, जो आकलन किया जाएगा तो जो अपराधी होते हैं टाइम टू टाइम अपनी जो मोडस ऑपरेंडी है, जो अपराध करने का जो तरीका है वो बदलते रहते हैं। और मेरे ख्याल से वो प्रोफाइल बेस्ड टारगेट करते हैं। मीन्स उनका जो टारगेट है उसका क्या नीड है उसके हिसाब से उनको फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कॉलेज गोइंग मीन्स स्टूडेंट है तो उसको जाहिर सी बात है जॉब की ज़रूरत होगी, तो उसको मैसेज या फिर ईमेल के जरिए उनको टारगेट किया जाएगा जॉब के लिए, जॉब से रिलेटेड फिशिंग मैसेज मेल किए जाएंगे। या फिर अगर कोई मीन्स कॉलेज के अलावा कोई जॉब प्रोफाइल में है, जॉब कर रहा है, तो उसको कुछ लॉटरी बेस या फिर कुछ रैंसम मनी या फिर कुछ बहुत बड़ा अमाउंट लॉटरी विनिंग का ऐसा कुछ मैसेज किया जाएगा। क्योंकि बहुत ही मुझे लगता है कि लगभग
सभी के पास व्हाट्सएप पर केबीसी लॉटरी के नाम से या जी फिर ऐसा कुछ मैसेज जरूर आया होगा कि आपको केबीसी की तरफ से आपकी 25 लाख की लॉटरी लग गई है। तो जो फ्रॉडस्टर होते हैं अपना बहुत ही तेजी से अपना जो नेचर ऑफ क्राइम है वो चेंज करते रहते हैं। जी सर, एक मैसेज ये भी आता है या कॉल आती है कि आपका लोन सेंक्शन कर दिया गया है, आपको इतने 5 लाख का या इतने लाख का आपके लोन को अप्रूवल दे दिया गया है। जी जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुटअप आपने किया है। आजकल ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। इसको हम लोग टेक्निकली टर्म्स में कहा जाता है फेक लोन एप्लीकेशन। जी पहले लोग लोन लेकर फ़ोन लेते थे, लेकिन अब आजकल फ़ोन से लोग लोन लेते हैं। जी लेकिन ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है ग्राफ। इसमें फ्रॉडस्टर, इसका मैं पूरा तरीका बता देता हूँ कैसे होता क्या है। जैसे कई लोग होते हैं जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग होते हैं, जिनको लोन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना होता है, तो वो लोग पहले लोन के लिए बैंक को अप्रोच करते हैं। फिर बैंक में एनी हाउ उनका सिविल स्कोर खराब होता है या फिर उनके पास कुछ एनी हाउ किसी तरह बैंक द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है लोन को। तो वो गूगल, जाहिर सी बात है हम गूगल का आजकल सहारा लेते हैं। गूगल में जैसे हम सर्च करेंगे व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू गेट द लोन, तो जो हमारे कीवर्ड्स हैं जो सेशन मेमोरी में जो गूगल हमारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से शेयर करता है, तो जैसे ही आपने लोन का कीवर्ड सर्च किया तो फिर आप अगर आप फेसबुक भी इस्तेमाल कर रहे हैं या इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो आपको कोई पॉपअप विंडो में आपको, फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक का न्यूज़ फीड देख रहे हैं तो आपको एक पॉपअप विंडो में आएगा कि घर बैठे लोन प्राप्त करिए, एक टच पे आपको 5 लाख का लोन। तभी आप वहाँ पे फंस जाते हैं फ्रॉडस्टर के शिकार में। और जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं तो आपको एक लिंक पर एक विंडो खुलेगा आपके, और वहाँ से आपको एक अननोन सोर्सेज से एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए परमिशन मांगेगा। जी अब चूंकि आपको इस समय रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है पैसों की, तो आप बिना इधर कुछ सोचते नहीं हैं। फिर सोचते हैं, आप एक बार मन में ख्याल आता है कि चलो एक बार करके देखते हैं क्या होता है। फिर जैसे ही आप उसको लिंक को टच करते हैं तो एक एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है। हालांकि आजकल एंड्रॉयड वर्जन जो अपग्रेड हो चुके हैं तो वार्निंग देता है कि आप ये जो अननोन रिसोर्सेज से, अननोन सोर्स से डाउनलोड कर रहे हैं तो ये में भी ट्रोजन हो सकता है, वायरस हो सकता है। बट चूंकि हमारी जो नीड है, पैसे की ज़रूरत होती है, तो हम ज़्यादा सबको इग्नोर करते हैं और हम एप्लीकेशन जो है मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं। जी तो जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं तो एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन के टाइम आपके फ़ोन की परमिशन मांगता है, कॉन्टैक्ट की परमिशन मांगता है, आपकी गैलरी की परमिशन मांगता है, आपकी कैमरे की परमिशन मांगता है, आपके माइक्रोफोन का परमिशन मांगता है, और आप सब कुछ अलाउ कर देते हैं। जब वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद एक फेक वीडियो केवाईसी के थ्रू, और केवाईसी करने के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो फ्रॉडस्टर जो भी लीगल प्रोसीजर होता है, जो प्रोसीजर होता है लोन के लिए, वो सब कुछ अप्लाई करते हैं। और आपको जो लोन अमाउंट है, स्टार्टिंग जो जनरली होता है 3400 या 5000, मीन्स आजकल जो बच्चे पॉकेट मनी के लिए वो इंस्टॉल जी करते जी हैं, तो जैसे आप वो उतना अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। जी उसके बाद से असली जो स्कैमर जो खेल शुरू करते हैं, उसके बाद 7 दिन का टाइम देते हैं वो सब। फ़ोन आता है आपको कि आपने लोन लिया है, 7 दिन का आपको टाइम दिया जाता है। 3400 आपने लोन लिया है, फॉर एग्जांपल मैं एक फिगर दे रहा हूँ, तो उसको लिए आप 5000 पेमेंट करिए। और अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका ये आधार कार्ड है, ये आपकी फ़ोटो है, ये आपकी कॉन्टैक्ट्स गैलरी है, ये सारी फ़ोटोज़ हैं, ये सब आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सबको एक डिफेम मैसेज बनाया जाता है। डिफेम मैसेज में आपको उसमें लिखा जाएगा कि ये व्यक्ति है, इसका आधार कार्ड ये है, इसका पैन कार्ड ये है, इसने कंपनी से लोन लिया है, ये इसने 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया है और पुलिस इसको खोज रही है। इस तरह का पूरा एक मीन्स एक फेक डिफेम करने के मैसेज पर्पज से बनाकर आपके कॉन्टैक्ट्स में जो सबसे नियर बाई कॉन्टैक्ट्स होगा, क्योंकि जब हम लोग कॉन्टैक्ट सेव करते हैं जी तो फॉर एग्जांपल अगर आप अपने घर का नंबर सेव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मदर या पापा या मम्मी, भाई या दीदी, सिस्टर के नाम से सेव करते हैं, तो उनको जी भी जो भी फ्रॉडस्टर देख के समझ जाता है कि इनका भैया या फिर दीदी, तो सबसे पहले जो मैसेज होगा उन्हीं को भेजेगा। तो जैसे आप वो मैसेज आएगा तो पूरा फैमिली में एक पैनिक जोन क्रिएट हो जाता है। फिर जो भी घर पे डिस्कस करते हैं चलो ठीक है 5000 की बात है, चलो दे देते हैं। फिर जब से आप उसका पैसा पेमेंट करते हैं तो फिर उसके बाद उनका जो लेवल होता है डिफेम करने का, पैनिक करने का, वो बढ़ जाता है। जी फिर उसके बाद हम धीरे धीरे देखते हैं कि इसमें जो एक्सटेंशन जो आया है, पहले तो एक मैसेज क्रिएट किया जाता था पैनिक करने के लिए, जी अब आजकल वो करते क्या है, जब उनको पैसा मिल जाता है तो एक फेक वीडियो क्लिप भी बना के आजकल सेंड कर रहे हैं फ्रॉडस्टर। उसमें डीप फेस का इस्तेमाल करते हैं, उसमें
एक पॉर्न क्लिप होगा, हार्ट से 2 से 4-5 मिनट का सेकंड का वीडियो रहता है, उसमें जो पॉर्न क्लिप में जो मेल का है उसका जो विक्टिम है उसका फ़ोटो लगा देते हैं, और फीमेल की जगह उस पर आपकी फैमिली मेम्बर का भी किसी का फ़ोटो मीन्स लगा देते, तो बड़ा ही पैनिक सिचुएशन होता है उसमें। कई बार केसेस हमने देखे हैं कि कई लोग सुसाइडल अटेम्प्ट भी करते हैं। जी। तो इसमें बचने का यही तरीका है कि आप फ़ोन से लोन लेते हैं तो बिल्कुल समझदार रहिए, जी। और कोशिश करिए कि आप अपने बैंक से ही लोन लीजिए, ना कि फ़ोन से लोन लेना बंद करिए। बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे मेरे यहाँ 2 से 3, ये हमारे सीयूजी नंबर है, इधर उधर से 2 से 3 केसेस रोज़ रिपोर्ट होते हैं इसमें। जी सर, अभी आप बता रहे थे कि मतलब आधार कार्ड हम देते हैं मतलब लोन लेने के लिए, और मतलब बहुत सारे नंबर, अपने पैन नंबर भी देते हैं। तो सर आज की डेट में आधार कार्ड हम कहीं भी, अगर हम सर सिम ही लेने जाते तो हमें आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी देनी होती, तो क्या ये सर सेफ़ है? अगर हम कहीं दे रहे हैं तो इसमें हम क्या प्रिकॉशन लें कि हमारा ये आधार कार्ड किसी कोई प्रॉब्लम ना हो आगे हमें? देखिए, बिल्कुल आप आधार कार्ड केवाईसी वगैरह कहीं कराती हैं तो देना ज़रूरी होता है, बट जो इसकी गाइडलाइन है, अगर आप कभी भी अपना जो भी आइडेंटिटी प्रूफ देती हैं, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड या पैन कार्ड देते हैं अगर जेरॉक्स करा के, तो उस पर बाकायदा आप उस पर लिख दीजिए कि आप ये आधार कार्ड किस पर्पज़ से उसको दे रही हैं, और उस पर अपना सिग्नेचर इनिशियल बना कर दीजिए, ताकि उसका मिसयूज़ कहीं और ना हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है और हुआ भी है कि लोगों को पता नहीं होता है कि सर उनके नाम से, उनके मीन्स आधार कार्ड केवाईसी से उनका फर्जी सिग्नेचर बना के उनके नाम से अकाउंट खोल दिया गया, बट उनको आइडिया ही नहीं होता है। तो अगर उस पर आप पर्पज़ किस पर्पज़ से आपने आधार कार्ड का फ़ोटो जेरॉक्स करा कर दिया है, अगर वो मेंशन होगा तो उसका मिसयूज़ फर्दर कहीं नहीं किया जा सकता है। और दूसरा चीज़, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप आधार कार्ड अपना चेक करना चाहते हैं कि लास्ट 50 टाइम्स, 50 बार, पिछली 50 बार कहाँ पर आपका आधार यूज़ किया गया है, ये आपकी जो यूआईडी की वेबसाइट है आधार कार्ड जिसमें हम एनरोल करते हैं, वहाँ पे पूरा ये सर्विस दिया गया है। आपका आधार पिछले 50 बार कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया है उसका पूरा विवरण दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इवन ये भी चेक कर सकते हैं कि अटेम्प्ट जहाँ किया गया है, जहाँ पे अगर आप जब आप केवाईसी करते हैं तो एक ओटीपी आता है जो कि आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर। तो अगर किसी ने अटेम्प्ट भी किया है आपके आधार कार्ड को इस्तेमाल करने का, तो उसका लेखा जोखा यूआईडी की वेबसाइट पर जो है आप वहाँ पर जाकर देख सकती हैं। जी सर, मतलब हम आधार कार्ड को ऐसे सेव कर सकते हैं कि जहाँ भी हम दें एक मेंशन कर दें कि हम किस लिए आधार कार्ड अपना दे रहे हैं। सर, अभी हमारे साथ दर्शक के रूप में बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, जिनमें हैं रीता मेहरोत्रा जी, पंडित दीपक मिश्रा जी हैं, और जी रीता मेहरोत्रा जी पूछ रही हैं सवाल कि साइबर क्राइम कैसे रोका जा सकता है? जी बिल्कुल, जैसे साइबर क्राइम रोकने का एकमात्र तरीका अभी मैं बता दूँ, जितना आप जागरूक रहेंगे साइबर अपराध से उतना ही आप सेफ रहेंगे। क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि जागरूक कैसे रहें, क्योंकि दैनिक जागरण की तरफ से हम हमेशा अवेयरनेस प्रोग्राम तो करते ही रहते हैं, बट जागरूक रखने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट बना रखी है जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन पोर्टल है, www.cybercrime.gov.in। उस पर जितने भी नए तरीके के साइबर अपराध होते हैं, उनका अपराध करने का तरीका, उसको बहुत ही अच्छा एनिमेटेड वीडियो के थ्रू या फिर पीडीएफ, अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो पीडीएफ के थ्रू आप पढ़ सकते हैं उसमें, या फिर एनिमेशन के साथ उसको दिखाया गया है, समझाया गया है कि अगर इस तरीके के आपके साथ कुछ कॉल या मैसेज आता है तो आप उससे अवेयर रह सकते हैं। तो एकमात्र तरीका साइबर अपराध से बचने का यही तरीका है कि आप कितना अवेयर हैं, जागरूक हैं। अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर किसी को कहीं इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं, तो हमें जो भी सिक्योरिटी टूल्स हैं, जो सेफ्टी टूल्स हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो आप बेशक साइबर अपराधियों से बच सकते हैं। और ऐसा कोई प्रोफेशनल, इतने बड़े हैकर भी आज की डेट में आपको इंटेंशनली टारगेट नहीं करेंगे। जो प्रोफेशनल हैकर्स होते हैं वो बड़ी जो एमएनसीज हैं उनके सर्वर को टारगेट करेगा। अगर कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल क्रिमिनल है, नॉन एथिकल हैकर है, तो जाहिर सी बात है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्वर को टारगेट करेगा, ना कि सिंपल किसी इंडिविजुअल कस्टमर को टारगेट करेगा। तो अगर हम छोटे छोटे जो टूल्स होते हैं, जो सेफ्टी टूल्स हैं, अगर उसको हम ध्यान में रखेंगे, जागरूक रहेंगे, तो बेशक हम साइबर अपराध से बच सकते हैं। सर, जैसे डिजिटल क्रांति में हमारी जो अवेयरनेस है हमें ही सतर्क कर सकती है, तो हमें सतर्कता रखनी चाहिए।
सर हमारे साथ एक दर्शक और हैं, पंडित दीपक मिश्रा जी। उन्होंने बोला है सर गुड आफ्टरनून। गुड और आफ्टरनून सर जी। सर वो कहते हैं कि वो ऑलरेडी साइबर क्राइम में सफ़र कर रहे हैं और उनका एक और मैसेज है सर कि बट एक्सेलेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम एसपी क्राइम सर। पार्डन प्लीज। बट एक्सेलेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम एसपी क्राइम सर उन्होंने ये। ठीक है, जी थैंक यू। जी सर। और सर अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया था, डीप फेक। तो सर जरा आसान शब्दों में बताएं कि ये क्या है सर। डीप फेक को मैं आसान शब्दों में बता सकता हूँ कि अभी आपने कुछ दिन पहले जब पश्चिम बंगाल में चुनाव थे जी, तो उसमें बीजेपी हार गई थी और ममता बनर्जी फिर से दोबारा चीफ मिनिस्टर बनी थी। तो उस समय कई सारे मीम्स बने थे और कई सारे वीडियोस बने थे। उसमें दिखाया गया था कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी को एक साथ डांस करते हुए दिखाया गया था। उसी पुराने एक बॉलीवुड का सॉन्ग था, उसमें जो भी एक्टर और एक्ट्रेस थे ओरिजिनल, उनकी जगह ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी का फेस जो है डीप फेक करके आपको उसको इस्तेमाल करके एक मीन्स एक मीम क्रिएट किया गया था। जी। दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, जब मिर्ज़ापुर 2 लॉन्च हुआ था तो मिर्ज़ापुर की तरफ से मीन्स एडवर्टीजमेंट के टाइम एक लिंक शेयर किया जा रहा था, एक एप्लीकेशन शेयर किया जाता था। उसमें आप जो कैरेक्टर आपको अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कालीन भैया या फिर जो भी थे, जो कैरेक्टर में आप अपने आप को देखना चाहते हैं तो आप अपना फेस और उनका फेस दोनों मर्ज करके एक डीप फेक क्रिएट किया जा रहा था, फेस क्रिएट किया जाता था। तो वैसे ही उसका जो क्रिमिनल्स हैं, कई सारे एप्लीकेशन अवेलेबल हैं जिससे हम कोई भी पुरानी वीडियो में अब चेहरा बदल के वो प्ले अपने आप को या फिर किसी भी कैरेक्टर को उसमें इम्पर्सोनेट कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल आप देखना चाहते हैं तो पिछले कई सालों पहले एक मार्क जकरबर्ग का एक फेक इंटरव्यू रिलीज किया गया था डीप फेक का इस्तेमाल करके। जी। सर आप अपराधी को मतलब जो भी साइबर क्राइम करता है, जो भी अपराधी होता है, उसको क्या सज़ा मिलती है, और जो भी हमारे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, क्या नज़रिया होता है कि वो इस अपराधी को पकड़ लेते हैं? देखिए, जो भी साइबर अपराध जो अपराधी करते हैं उनको जो भी हमारा जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में लागू किया गया था, 2008 में उसको अमेंडमेंट किया गया था। तो जो भी उनको मीन्स सज़ा होती है उसी के बेसिस में मिलती है। हार्डली इसमें 3 साल से 7 साल तक की सज़ा है। एक साइबर टेररिज्म है उसमें 10 साल की सज़ा है, सेक्शन 66E। और जो नज़रिया आप पूछ रही हैं, हर केस में अलग अलग जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, हर केस में अलग अलग नज़रिया है होता है। डिपेंड करता है कि क्राइम किस नेचर का किया गया है और किस तरीके से किया गया है। उस तरीके से हम लोग रिवर्स चेन में जाकर उसके जो अपराधी तक पहुँचते हैं। जी सर। सर लास्ट इंटरव्यू में आपने एक लाइन बोली थी, थिंक बिफोर क्लिक। जी। तो सर बीते टाइम हमने बिग बास्केट का एक केस देखा था जो कि सामने आया था, जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स ने अपने डाटाबेस को यूज़ किया था और उनका वो डाटाबेस लीक हो गया था सर। तो सर कितना सेफ है ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन पेमेंट करना? देखिए, बिल्कुल अगर आप समझदारी से इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग या फिर जो भी ऑनलाइन पेमेंट, तो बिल्कुल सेफ़ है। बट जो भी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई वेबसाइट आपको बहुत ही ज़्यादा लुभावने ऑफर दे रही है, जैसे कई बार देखता हूँ हमारे पास बच्चे कंप्लेन लेकर आते हैं जो बहुत ही स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, उनको आईफोन खरीदने का बहुत शौक होता है और लिंक आता है कि 10,000 रुपये में आईफोन प्राप्त करिए, इस लिंक पे टच करिए, इस वेबसाइट से आप मीन्स आईफोन को आप 10,000 में खरीद कर सकते हैं। तो ऐसा जो पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा कुछ ऑफर मिल रहा है किसी वेबसाइट से, तो इट मीन्स दैट वो अलार्मिंग सिचुएशन है, अलार्मिंग है कि ये आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पहली चीज़ तो आप किसी लालच में ना पड़िए। जो जेन्युइन वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया और बाकी सब करीब 25 वेबसाइट हैं, कुछ मोर देन दैट, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं याद है। बट जो मीन्स जो रजिस्टर्ड वेबसाइट है, जो जैसे अगर बात करें अमेजन की बात करें या फ्लिपकार्ट की बात करें, जब भी आप उसको ओपन करेंगे तो जो वेबसाइट के URL में जो HTTPS लिखा होता है, हाइपरटेक्स्ट मल्टीपल प्रोटोकॉल्स, जो S जो लिखा होता है HTTPS में, वो सिक्योर वेबसाइट होती हैं। अगर किसी वेबसाइट पर HTTP लिख कर आ रहा है तो वो मीन्स सिक्योर वेबसाइट नहीं है, वो आपके साथ जो भी आपकी जो डेटा है उसको कंसील मीन्स आपको उसकी आपकी जो
जो भी आपकी डेटा है उसको चुरा सकती है। ऐसे वेबसाइट जो सिक्योर नहीं होती है उसमें आप अपना पर्सनल डिटेल जो क्रेडेंशियल है, मीन्स अपना जीमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर या फिर अपना इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन बिल्कुल ना करिए। तो अगर इसका अलार्मिंग सिचुएशन यही है कि अगर कोई आपको लुभावने ऑफर देता है, हद से ज़्यादा ऑफर छूट का या फिर मीन्स देता है, तो ऐसे वेबसाइट को आप क्लिक ना करें। जी सर, आप अभी बच्चों की बता रहे थे कि बच्चों को आईफोन खरीदने का बहुत शौक है, तो वो ऐसे लुभावने ऑफर देखते हैं। सर बच्चे आज की डेट में एफबी अकाउंट, इंस्टा भी यूज़ करते हैं और फॉलो करते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं। सर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने पेरेंट्स से छुप के करते हैं, तो हम उन बच्चों पे कैसे नज़र रख सकते हैं? देखिए, बच्चों पे नज़र रखने के लिए कि आपके प्ले स्टोर में ये सुविधाएं दी गई हैं। पेरेंटल कंट्रोल में आप जाकर जो भी बच्चा मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहा है, तो पहली चीज़ थी आप अपने बच्चे के मोबाइल में भी अपना खुद का ही जीमेल लॉगिन करिए और उसका पेरेंटल कंट्रोल जो है आप उसको इनेबल करके रखिए। पेरेंटल कंट्रोल आप इनेबल करके रखेंगे तो जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा तो उसमें एक पिन मांगेगा, जो पिन आप जब एंटर करेंगे तभी वो एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल होगा। या फिर अगर आप अपना जीमेल आईडी से उसमें लॉगिन कर दिया है तो आप अपने जीमेल से ये देख सकते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल में कौन कौन से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा है, कब उसको इंस्टॉल कर रहा है, क्या क्या कीवर्ड क्या सर्च कर रहा है। तो ये आप अपने मोबाइल से ही सब कुछ उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कुछ आपको एनोनिमस दिखता है तो आप उसको रोक टोक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने बोला कि फेसबुक, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने का, तो जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि जैसे स्पेशली गर्ल्स से रिलेटेड कुछ लड़कियां क्या करती हैं, मीन्स जब जैसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो हेल्दी रिलेशनशिप में मीन्स इंगेज हो जाती हैं और कुछ पर्सनल फोटोज़ भी शेयर कर देती हैं सोशल मीडिया पर या फिर मैसेंजर के थ्रू वर्चुअल फ्रेंड बन जाते हैं। मैं आपको एक मीन्स किस्सा बताता हूँ, यहीं गोरखपुर का ही है, बड़ा सेंसिटिव मामला था। एक क्लास 10th की लड़की थी, अच्छे परिवार की थी। उसकी किसी मीन्स ऑनलाइन फ्रेंडशिप हुआ, उसके बाद उससे जो भी बातचीत होती थी उनसे, उसके बाद अचानक उसको एक कॉल आया शाम को कि उसने बताया कि मैं दिल्ली से सीबीआई का ऑफिसर बात कर रहा हूँ और आपकी एक न्यूड फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मुझे ये वेरीफाई करना है कि जो न्यूड फोटो जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर ये आप ही की है। इसके लिए मुझे आप एक न्यूड वीडियो बनाकर मुझे कान पकड़ के उठक बैठक करते हुए मुझे 15 सेकंड का वीडियो बनाकर भेजिए। तो वो लड़की क्लास 10th की थी, इतनी ज़्यादा पैनिक हो गई, उसकी नई नई दोस्ती हुई थी सोशल मीडिया पे, तो उसने बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई। उसने बिना किसी अपने पेरेंट्स में या घर में डिस्कस किए उसने जैसा उसने स्कैमर ने बताया वैसा ही उसने एक न्यूड वीडियो 15 से 20 सेकंड का कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए उसने उसके व्हाट्सएप पर भेज दिया। उसके बाद जैसे वो वीडियो मिला उसके बाद से उसने पूरे घर भर में सबको ब्लैकमेल डिफेम करना शुरू कर दिया। तो अगर आपके बच्चे वगैरह सोशल मीडिया से अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको पूरा वॉच रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो किसी अननोन आदमी से या फिर किसी अननोन लोग से बात ना करें। अगर ऐसा कर रहे हैं तो उस पर आप उनको बताइए, बात करिए, खुलकर बात करिए उनसे, वो उनको समझाइए कि ऐसे ऐसे भी साइबर अपराधी मीन्स अपराध कर सकते हैं। तो चीज़ें आप डिस्कस करेंगे ओपन माइंडसेट से तो आप जो इसका मिसयूज हो रहा है उससे आप बच सकते हैं। जी सर। सर पंडित दीपक मिश्रा जी इन्होंने मैसेज किया था कि वो साइबर क्राइम से ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे इस समय सर? अगर साइबर अपराध उनके साथ हुआ है तो सबसे पहले तो नियर बाई साइबर जो सेल है या फिर उस पर सब कंप्लेन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने अभी जिक्र किया था नेशनल साइबर हेल्पलाइन पोर्टल का, जो कि www.cybercrime.gov.in है, उस पर आप अपना रजिस्टर्ड कर सकते हैं कंप्लेन। और इसका जो टोल फ्री नंबर है 1930, वहाँ पर भी आप अपना कंप्लेन जो है रजिस्टर कर सकते हैं। जी जी सर। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं और हमें इस समय बहुत लोग भी देख रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल सर हम सईद आसिफ राउफ जी की सवाल पढ़ती हूँ मैं। उपेंद्र सिंह जी, अगर कोई सामाजिक संगठन ऐसे ही कार्यक्रम करना चाहता है जिसमें जनता से 1-to-1 फेस की जानकारी दी जा सके, तो क्या आपकी सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी? यदि हाँ, तो कृपया अपना नंबर साझा करें।
जी बिल्कुल, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से भी गाइडलाइन आई है कि जो भी जितनी साइबर सेल हैं जनपद स्तर के और जो भी साइबर थाने रेंज स्तर में पूरे उत्तर प्रदेश में 18 साइबर थाना है जी जहाँ पे मैं नियुक्त हूँ। तो ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से भी गाइडलाइन है कि सभी राज्यों में जितने भी साइबर सेल साइबर थानों का गठन किया गया है, हमारा कर्तव्य बनता है कि साइबर अपराध से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। अगर कोई भी संस्था या फिर कोई भी कॉलेज कोचिंग, अगर आप 1-to-1 या फिर पब्लिक गैदरिंग करके अगर आप अवेयरनेस कराना चाहते हैं जी तो बेशक आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे साइबर थाने का जो COG नंबर है आप उसको नोट कर सकते हैं, जी जो कि 7839876674। आप उस पर कांटेक्ट करके आप हमारे ऑफिस आ जाइए। वहाँ से जो भी है आपको प्रॉपर सुटेबल टाइम बताया जाएगा, तो फिर हम बिल्कुल हमेशा अवेलेबल हैं अवेयरनेस फैलाने के जी। लिए। सर नंबर एक बार और आप रिपीट कर दें प्लीज। जो हमारे साइबर थाना गोरखपुर का COG नंबर है 7839876674। जी। सर अभी हमारे साथ अजय तिवारी जी हैं। इनका सवाल है जी। कि आम जनमानस जिन्हें अधिक तकनीकी जानकारी नहीं है, उन लोगों को साइबर क्राइम से बचने के लिए सामान्यतः कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? जी बहुत ही अच्छा सवाल पूछा अजय तिवारी जी ने। जी सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं स्मार्टफोन नहीं रखता हूँ, मैं इंटरनेट नहीं चलाता हूँ, तो मेरे साथ साइबर अपराध नहीं हो सकता है। मैंने पहले भी जिक्र किया था इसका। एक हमारे पास करीब 65 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति आए थे, वो छोटा वाला फ़ोन इस्तेमाल करते थे। उनको जो भी है जालसाजों ने फ़ोन किया कि आप जो वोडाफोन का सिम इस्तेमाल करते हैं उसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में लकी ड्रॉ में तीसरा स्थान मिला है, और पूरे पूरे भारत में 3 लोग चुने गए हैं जिनको 25 लाख की लॉटरी लगी है, और ये बातचीत किसी को शेयर मत करिएगा। अब चूंकि उनकी मीन्स घर में पोजीशन जो भी फैमिली टर्म्स से उतने अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने इस चीज़ का किसी से जिक्र नहीं किया। और जैसे फ्रॉडस्टर ने उनको बताया कि अपना जो सिम है वो हमारे इस पते पर कोरियर कर दीजिए, और आपको जो भी 25 लाख रुपए लगे हैं वो मिलेंगे, उसको GST वगैरह जो भी कुछ करके मीन्स कुछ पैसे से मांगे उसने। तो सबसे बड़ी गलती की जो जो विक्टिम थे उन्होंने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसके बताए पते पर भेज दिया, और उसी मोबाइल नंबर से इंटरनेट बैंकिंग लिंक था, और वो रिटायर्ड टीचर थे, और करीब उनके खाते में जो भी 18,19,000 समथिंग वैसे पैसे थे सब फ्रॉडस्टर ने निकाल लिए थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता है। एक और किस्सा बता रहा हूँ जो ATM से रिलेटेड होते हैं। कई बार होता ये है कि ATM से पैसे लोग निकालने जाते हैं, और जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो आसपास आप खड़े होकर देखते रहते हैं, जी और कई बार ऐसा देखते हैं वो मीन्स वॉच करते रहते हैं कौन पढ़ा लिखा है कौन नहीं है, कौन अपने से पैसा निकाल सकता है कौन नहीं निकाल सकता है। तो वो कोशिश यही रहती है कि वो कुछ मीन्स जैसे आप ATM से पैसा निकालेंगे जाएंगे तो वो कुछ कहेंगे लाइए मैं दादाजी या चाचा जी या फिर जो भी ऐसा पोलाइटली बात करते हैं कि लाइए मैं मदद कर देता हूँ आपका। फिर जैसे आपका ATM निकालेंगे, आपका वो पिन 2 लोग रहते हैं, जनरली देखा गया है कि 2 पार्टनर रहते हैं, वो एक का काम होगा आपका ATM पिन देखना। तो जैसे ही आप ATM पिन डालेंगे वो पिन देख लेगा, फिर वो जब कार्ड निकालते वक्त तो गलती से वो कार्ड को गिरा देगा ज़मीन पर, और गलती से वो कार्ड गिरेगा तो जैसे मान लीजिए आप SBI का कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो वैसा हूबहू सेम वो SBI का ही कार्ड अपनी जेब में से रखा रहता है, और जब वो कार्ड उस समय गिराते हैं जब पैसा निकलता रहता है आपके ATM मशीन से, तो आपका पूरा फोकस पैसे पे होगा ना कि ATM कार्ड से। जब आप पैसा निकालते हैं गिनते हैं तब वो फ्रॉडस्टर वो कार्ड उठाएगा ज़मीन से, आपका कार्ड अपने जेब में रखेगा, और दूसरे के पास जो कार्ड होता है वो दूसरे जेब से निकाल के आपको दे देता है, और आपको बोलता है कि आप अपना पैसा गिन लीजिए। फिर आपका ध्यान पूरा पैसे पे रहता है, और आप पैसा गिनते हैं, ATM कार्ड जेब में रखते हैं, घर चले आते हैं। जब तक घर आते हैं तब तक आपके पास मैसेज आते हैं मोबाइल में कि आपके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो रहे हैं जब तक आप घर आते हैं। तो फिर आप देखते हैं कि फिर बैंक में आप कंप्लेन करने जाएंगे कि मेरा ATM हैक हो गया, ये है, मैंने पिन किसी को नहीं बताया। फिर बाद में जब हमारे यहाँ आते हैं लोग तो पता चलता है कि इनका ATM ही कार्ड किसी ने एक्सचेंज कर लिया है। तो इसको ATM कार्ड एक्सचेंज हो जाता है कई लोग के साथ। इससे पहले ATM कार्ड क्लोनिंग के भी केसेस आते थे, तो ये सब साइबर फ्रॉड में ही आता है। जी सर, अगर ऐसा होता है कि हम ATM किसी का चेंज हो जाता है या उसे बाद में पता चलता है, सबसे पहला एक्शन क्या लेना चाहिए? सबसे पहले तो आप अपना ATM ब्लॉक करिए, अपने बैंक को कंसल्ट करिए, और जो भी नियर बाई साइबर सेल है या साइबर थाना है आप उनको कंप्लेन करिए, और जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930 आप उस पर कॉल करके
अपनी कंप्लेन को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जी सर। सर अभी हमें दर्शक के रूप में देख रहे हैं संगम पांडे जी, विनोद केडिया जी देख रहे हैं और गरिमा धीर जी देख रही हैं। सर गरिमा धीर जी का सवाल है कि साइबर क्राइम के लोगों को कमज़ोर करने के लिए गवर्नमेंट को क्या ठोस कदम लेने चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट हमेशा मीन्स डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ स्टेप ले ही रही है। सबसे पहले तो सबको अवेयर कर रही है और डेली बेसिस पे एक पूरा हर एक स्टेट को इंटरकनेक्ट कर लिया गया है। इसमें सबसे अच्छा तेलंगाना पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम, एक साइकैप्स करके एक पोर्टल बनाया है। अब आज की डेट में अगर कोई अपराधी 5,000 का फ्रॉड किया है या फिर 50 लाख का फ्रॉड किया गया है, तो जब वो कहीं पकड़ाता है, कोई बड़ा ही गैंग पकड़ा जाता है, तो हमारे पास ऐसी एक पोर्टल बनाई गई है कि उसके पास से जितने मोबाइल नंबर उसके पास से मीन्स जब्त किया गया है और उस मोबाइल नंबर से उसने कितने लोगों को भी कॉल करके अटेम्प्ट भी किया होगा फ्रॉड करने का, या फिर 5 रुपये का या फिर 5,000 का या 50 लाख का जितना भी फ्रॉड किया होगा, उस मोबाइल नंबर से जितने लोगों को कॉल करने के लिए फ्रॉड करने के लिए अटेम्प्ट किया गया होगा, वो सब कुछ इंटरकनेक्ट हो जाता है। तो बल्क ऑफ केसेस हम लोग रजिस्टर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी लखनऊ में एक गैंग पकड़ा गया था, तो उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया से 240 केसेस रजिस्टर्ड किए गए थे। उसमें 5,000 से लेके 20 लाख तक के फ्रॉड थे। तो जितने जहाँ उसने फ्रॉड किया था सबके अगेंस्ट FIR रजिस्टर्ड हुआ और उस पर्टिकुलर जो हमारा एक्यूज था उस पर 240 मुकदमे एक साथ हमने लॉस किया था। तो इस तरह के डेली बेसिस पे सरकार कदम उठा रही है। और बाकी जितने भी हमारा अभी जो उत्तर प्रदेश में IIT कानपुर का कोलैबोरेशन हुआ है हमारे साइबर हेडक्वार्टर से, तो जो इसमें बिटकॉइन का जो फ्रॉड हो रहा था, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड फ्रॉड हो रहा था, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत ज़्यादा उसमें टेक्निकली साउंड नहीं थी जो क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टिगेशन में, तो IIT कानपुर के से कोलैबोरेशन से हमको सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे केसेस पे हम लोग बहुत ही अच्छा साइबर हेडक्वार्टर साइबर पुलिस से इस पे वर्कआउट किया गया था। जी सर, साइबर फिशिंग क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? सर जहाँ तक मैं जानती हूँ किसी भी पर्सन को किसी भी ट्रस्टेड ID से ही मैसेज आता है, तो वहाँ हमें लगता है कि हमें रिस्पांस देना चाहिए और हम रिस्पांस दे दें। अगर हम इस क्राइम में फंस जाते हैं, ट्रोल हो जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए सर? देखिए, साइबर फिशिंग को एक तरह बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बहुत ही साधारण शब्दों में समझा जा सकता है। जैसे फिशिंग से जो फिश होती है, जिसको अगर मछली फंसाना होता है तो हम दाना डालते हैं। जैसे वो दाना डालने मछली खाने आती है तो फिर हम मछली को पकड़ लेते हैं। सेम जो फिशिंग है PHI वाला, इसमें भी हम लोग मैंने पहले ही बताया था कि प्रोफाइल बेस्ड टारगेट करते हैं साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं। अगर किसी को नौकरी की जरूरत है तो उसको जाहिर सी बात है उसको साइबर जॉब से रिलेटेड ही ईमेल्स या फिर उनको मैसेज किया जाएगा। तो जो आपने बताया कि ट्रस्टेड ID से ही सब कुछ मैसेज आता है साइबर फिशिंग में, तो होता ये है कि हम जो फ्रॉडस्टर होते हैं किस फेक अकाउंट बना लेते हैं या फिर आपने किसी अननोन फ्रेंड का एक्सेप्ट कर लिया फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो वो क्या करेगा कि आपके प्रोफाइल अगर कुछ आपने प्रोफाइल को लॉक नहीं करके रखा है तो उसका प्रोफाइल का फोटो स्क्रीनशॉट लेकर आप ही का मिलता जुलता एक इम्पर्सनेटेड अकाउंट बना लेगा। फिर आपके जितने भी नोन्स वंस हैं उसको मैसेज करेंगे कि मैं किसी पैनिक सिचुएशन में हूँ और मुझे कुछ अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। तो कई लोग इसमें ट्रैप भी हो चुके हैं, पैसे भी पेमेंट कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए यही तरीका है कि सबसे पहले अननोन लोगों को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें और जो भी आपकी जो प्रोफाइल की जो सिक्योरिटी है उसको इनेबल करके रखें, प्रोफाइल लॉक करके रखें, ताकि कोई भी आपके फोटो का स्क्रीनशॉट लेके आपसे मिलता जुलता कोई प्रोफाइल ना क्रिएट कर सकें। जी सर, जैसे जॉब वैकेंसीज भी आती हैं और कई सारे फेक जॉब वैकेंसीज भी आने लगती हैं साथ ही साथ, तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं सर जिन्हें पता नहीं होता है कि हम किस तरफ अप्लाई करें और कई इसमें फंस भी जाते हैं, ट्रोल भी हो जाते हैं, तो उस समय उनको क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें जो भी आप फ्रॉडस्टर के नज़रिए से सोचिए, अगर आप ट्रैप हो रहे हैं तो फ्रॉडस्टर ये चाहेगा कि आपको मीन्स सिचुएशन ऐसा क्रिएट करके आपसे पैसा डिमांड करता है। तो कोई भी हमको नहीं लगता है कि जो जेन्युइन कंपनियां हैं जो आपको जॉब ऑफर देती हैं, तो रजिस्ट्रेशन के जो कंसल्टेंसी फीस होती है 100 आई थिंक 500 to 700 होती है, ज़्यादा अमाउंट नहीं। तो जो फ्रॉडस्टर जो कंपनियां जो होती हैं, जो उनका रजिस्ट्रेशन फीस होगा या फिर सिक्योरिटी मनी के नाम से या फिर GST के नाम से उल्टे सीधे टैक्सेस के नाम पर 18,000 20,000 का ऐसा पेमेंट करने के लिए कहती हैं।
तो अगर ऐसा कुछ होता है कि बल्क ऑफ में पैसे मांगे जा रहे हैं तो वो सब फ्रॉड कंपनियां होती हैं। और दूसरी चीज़, जो भी उनकी तरफ से जो पेपर दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल जॉब ऑफर का जो लेटर मिलता है, ऑफर लेटर का जो पेपर, उनकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें ग्रामेटिकली एरर बहुत ज़्यादा होते हैं, इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं बहुत ज़्यादा। वो पूरा PDF मर्ज से उसको एडिट करके उसको क्रिएट किया जाता है। उसका फॉन्ट साइज आप बहुत ही थॉरली देखेंगे तो उसके जो बोल्ड, जहाँ पे बोल्ड होना चाहिए जो लेटर, वो बोल्ड नहीं होता है, फिर फॉन्ट साइज मिसमैच करता है। तो ये सब टेक्निकली अगर थोरली उसको आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सब कुछ फेक आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। सर, ऐसे मनी ट्रांसफ़र में भी होता है कि अगर कोई बंदा है, अगर मनी ट्रांसफ़र कर रहा है और वो फेल हो जाता है और उसके पैसे बैक भी नहीं होते, वापस भी नहीं आते, उसने हेल्पलाइन नंबर पे भी बात की और तब भी बात हो जाने के बाद भी उसके पैसे नहीं वापस आते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए सर? देखिए, ट्रांजैक्शन जो फेल हो जाता है उसका कुछ टाइम पीरियड होता है, 3 दिन या आई थिंक वही 72 घंटे। होता ये है कि हम पैनिक हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हम जब भी हमारा पैसा, फॉर एग्जांपल मैंने आपने फ़ोन पे से ट्रांसफ़र किया पैसा, तो अगर फ़ोन पे से पैसा ट्रांजेक्शन फेल हो गया तो आप सबसे पहले काम करेंगे, गूगल से नंबर सर्च करेंगे जी। जैसे आप गूगल से नंबर सर्च करते हैं तो गूगल का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, तो इसमें स्पॉन्सर लिंक भी बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिकली सर्च करके देखिएगा। जब आप गूगल से सर्च करते हैं तो स्टार्टिंग के जो 3 से 4 लिंक आते हैं वो स्पॉन्सर्ड होते हैं, एडवर्टाइज्ड होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई मोबाइल ख़रीदना है तो आप मोबाइल का मॉडल सर्च करेंगे तो स्टार्टिंग में जो स्पॉन्सर्ड वाले लिंक होंगे वो उसके लिंक स्टार्टिंग के आएंगे और बाकी जो जेन्युइन है जो वेबसाइट उसके नीचे आते हैं। जब भी फ्रॉडस्टरों ने क्या किया है, सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज को पेमेंट वगैरह करके जो फ्रॉडस्टर का जो नंबर होता है वो सबसे पहले ऊपर आ जाता है और हम उस समय पैनिक सिचुएशन में होता है। जैसे नंबर मुझे दिखता है, हम लोग देखते नहीं कि किसका नंबर है, उस नंबर को डायल कर देते हैं। जैसे ही हम उसको डायल करते हैं तो हमारा फ़ोन जो है कनेक्ट हो जाता है फ्रॉडस्टर तक। और कई बार ऐसा होता है कि फ्रॉडस्टर वहाँ से कॉल कनेक्ट करने के बाद आपको एक सपोर्ट देता है कि आप हमारी कस्टमर केयर से आपको सपोर्ट टीम कॉल करेगी। फिर उसके बाद आपको बताया जाता है कि आप एक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्विक सपोर्ट है, एनीडेस्क है, टीम व्यूअर है, ऐसे तरह कई सारे IDP टूल्स होते हैं, वो आपको डाउनलोड करवा कर फिर आपके मोबाइल का रिमोट एक्सेस लेकर फिर आपके साथ फ्रॉड कर लिया जाता है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, ये गोरखपुर का है। एक हमारे अभी SP क्राइम का जिक्र हो रहा था, तो एक जो विक्टिम थे उन्होंने जोमेटो से ऑर्डर किया था, कुछ पैसा खाना ऑर्डर किया था, उनका पेमेंट फेल हो गया था। तो फ्रॉडस्टर ने उनके साथ पेमेंट वापस करवाने के लिए करीब 3,000 रुपये फ्रॉड कर लिए थे। तो 149 रुपया वापस कराने के लिए उनके खाते से 3,000 का फ्रॉड हो गया था। तो हम लोग इतना पैनिक सिचुएशन में हो जाते हैं कि हमको वापस पैसा तुरंत चाहिए होता है, और जबकि उनका जो पैसा था 149 वो 3 दिन बाद वापस, चूँकि वर्किंग डेज नहीं था, 2 दिन का मीन्स छुट्टी थी, तो इसलिए पैसा वापस नहीं आ पाया था। तो हम लोग कोशिश करिए कि 3 वर्किंग डेज में अगर आपका फेल्ड ट्रांजेक्शन है तो वापस अपने आप ही आ जाता है। आप अपने बैंक से कंसल्ट करिए, बैंक के द्वारा जो भी एप्लीकेशन देके जो भी आपकी मीन्स ग्रीवेंसेस है उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जी सर, सवाल तो बहुत हैं पर क्या करें, समय का अभाव है। लेकिन सर चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि सर जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाती है, जो भी योजनाएं बनाती हैं, तो सर इसका कहीं ना कहीं एक फेक वेबसाइट भी बन जाता है। तो सर अगर हम योजनाओं का और पॉलिसीज़ का लाभ उठाना चाहते हैं तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा सही है और कौन सा फेक वेबसाइट है? देखिए, वेबसाइट का सही और गलत पता करने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो हमारा जो HTTPS जो होता है, गवर्नमेंट की जो भी जेन्युइन वेबसाइट होगी, गवर्नमेंट ने डिजाइन किया है उस वेबसाइट का, उसका जो होस्टिंग होता है सर्वर NIC करता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। तो जो डोमेन होता है डॉट, जैसे फॉर एग्जांपल MHA की जो वेबसाइट है www.mha.gov.in, तो gov.in जो लास्ट में जो डोमेन है वो रिप्रेजेंट करता है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है। अगर .gov.in के अलावा .com है, कॉमर्शियल वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल www.flipkart.com, ये कॉमर्शियल वेबसाइट है। तो अगर कोई वेबसाइट हमें कोई मैसेज आता है कि ये PM किसान योजना के तहत आपको ये आवास मिलेगा और आप उस लिंक को क्लिक करते हैं
और सबसे पहले तो HTTPS है नहीं, जी। और दूसरा उसमें .in है या .com करके PM किसान योजना .in आ रहा है या .com आ रहा है, तो आपको एक अलार्मिंग मीन्स सिचुएशन क्रिएट है कि आप जो भी गलत वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं। जी। तो जो भी गवर्नमेंट की जो जेन्युइन वेबसाइट होती है वो .gov.in से ही एंड होती है। जी। ये एक तरीका है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी सर। और सर चलते चलते एक छोटा सा संदेश उन्हें जो कि साइबर क्राइम से पीड़ित हैं इस समय और जो अभी तक नहीं हुए, उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जो अभी तक नहीं हुए, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भविष्य में भी ना हो। जी। आप हमेशा जागरूक रहें, आपका कार्यक्रम देखते रहें, और जी। जो मैंने जो साइबर क्राइम पोर्टल के बारे में जिक्र किया, www.cybercrime.gov.in को आप विजिट करिए। बाकी हम कई तरीके हर सोशल मीडिया पे हम लोग खुद अवेयरनेस फैलाते रहते हैं। साइबर थाने का खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। जो भी डेली बेसिस पे जो भी क्राइम रिपोर्ट होते हैं या फिर अलग तरीके का कुछ फ्रॉड गोरखपुर में कुछ हो रहा है, तो हम उसको अवेयर करते हैं कि गोरखपुर की जो जनता है, जो हमारे गोरखपुर परिक्षेत्र में एक आई थिंक 1.92 करोड़ की जो जनता है गोरखपुर परिक्षेत्र में, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर मिला के, वो अवेयर कर सकें। तो जिसके साथ नहीं हुआ है वो बिल्कुल आप अवेयर रहें, अपडेटेड रहें। ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ नहीं हुआ तो नहीं हो, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि जितने भी साइबर अपराध से पीड़ित हैं उनके साथ भी पहली बार ही हुआ है। तो ये एक तो पहली चीज़ से मिथ है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ अब साइबर अपराध नहीं हो सकता है। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि हमारे प्रोफेशन, जो भी ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जो हमारे पास नहीं आया है। एक मोची जूता पॉलिश करने वाले से लेकर IIT कानपुर के ग्रेजुएट्स तक हमारे ऑफिस में आकर अपने साइबर क्राइम के बारे में बता चुके हैं। तो जो आप अवेयरनेस ही एक की वर्ड है, जो आप अवेयर रहेंगे तो आप मीन्स आप बचे रहेंगे। जी। और मैं भी उन सभी हैकर से यही कहना चाहूँगी कि आप अगर अपना ये टैलेंट अपने लिए किसी अच्छी जगह पे अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके साथ साथ देश की भी तरक्की में विकास होगा। तो कृपया आप अपना टैलेंट सही जगह यूज़ करें, सही जगह इस्तेमाल करें। अवेयरनेस ही सतर्कता और सुरक्षा है, तो सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।